श्री शशि दर्शन त्रिपाठी, जो हमारे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उनको अब इस मंच पर दावत देता हूं और उनको बुलाता हूं यहाँ पर कि वे अपने समय, कीमती समय में से उन्होंने जो अपना थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे बच्चों से इंटरेक्शन के लिए जो समय निकाला है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं बीएससी थर्ड ईयर की छात्रा शाजिया से अनुरोध करूंगा कि शाजिया, बल्कि उससे पहले मैं ये जो वीडियो ऑन किए हुए हैं इनको पहले निकाल देता हूं, क्योंकि वरना ये बहुत डिस्टर्ब करेंगे। जिनका ये वीडियो ऑन है इनको निकालना बहुत आवश्यक विपिन है। वर्मा। विपिन वर्मा, अपना वीडियो ऑफ करो, और नहीं तो मोबाइल ऑफ कर लो अपना। जी, तो शाजिया, अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारे आज के चीफ गेस्ट, आज के चीफ ओरेटर, मुख्य वक्ता शशि दर्शन त्रिपाठी जी का जीवन परिचय जो उन्होंने अब तक किया है उसको आप यहाँ पर वर्णित करें। शाजिया। मेरे सभी साथियों को और आदर्श सर को और त्रिपाठी जी को मेरी तरफ से वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज के इस मोटिवेशनल सेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें विषय पर बातचीत के लिए हमारे बीच प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्ती स्थित हैं। आप अर्थशास्त्र एवं शिक्षा ग्रेजुएट हैं। आप आवासीय परिसर अवध विश्वविद्यालय से 2014 बैच के एमएड हैं। तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही शाजिया, तुम्हारी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। या तो स्पीकर गड़बड़ है या नेटवर्क, पता नहीं। रितिका दीक्षित, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हो। हाँ रितिका, तो अब ये कमान आप संभाल लें, क्योंकि इनकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। तुम अपना माइक ऑफ कर लो शाजिया। हाँ, रितिका दीक्षित, एमएससी फाइनल बॉटनी। ओके सर। Good morning to all. Myself Ritika Dikshit from MSc Final Botany. आज के इस मोटिवेशन सेशन में आज के इस मोटिवेशनल सेशन में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे बीच श्री शशि दर्शन त्रिपाठी, प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्ती उपस्थित हैं। आप अर्थशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र विषय में पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप आवासीय परिसर अवध विश्वविद्यालय से 2014 बैच के एमएड हैं। आप शिक्षा शास्त्र विषय में यूजीसी नेट और जेआरएफ के अलावा एडल्ट एजुकेशन में भी नेट हैं। आप छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर से शिक्षा शास्त्र विषय में शोधरत हैं। आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का खासा अनुभव है। सन 2019 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डाइट प्रवक्ता सांख्यिकी के घोषित परिणाम में आपने प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। आप असम लोक सेवा आयोग में डाइट प्रवक्ता एवं अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार पेश कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डाइट प्रवक्ता पद पर चयनित होने से पूर्व आपका चयन केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा टीजीटी सोशल साइंस एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रशिक्षण महाविद्यालयों में विख्याता पद पर हो चुका है। हम आपका आज के इस सेशन में स्वागत करते हैं सर। ओवर टू यू। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि दर्शन जी, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों ने ज़रूर सुन लिया होगा कि आपने आज इतनी कम उम्र में कहाँ कहाँ सफलता हासिल कर चुके हैं आप। और फिलहाल आप जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान बस्ती में डाइट प्रवक्ता हैं। और अब मैं ये मंच आपके हवाले करता हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि सिर्फ बच्चों को ये बताया जाए कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आपने कैसे की, कैसे आपने गाइडेंस हासिल किया, कैसे आपने ये तय किया कि आपको ये काम करना है और आपको इतनी सफलता हासिल हुई। ओवर टू यू मिस्टर शशि दर्शन त्रिपाठी, प्लीज़। जी, सभी को नमस्कार और खासकर बड़े भैया डॉक्टर आदर्श पांडे जी को नमस्कार। मैं शशि दर्शन त्रिपाठी, प्रवक्ता डाइट बस्ती, आज आपके बीच उपस्थित हूँ और जिन विषय पर मुझे बात करने के लिए यहाँ आमंत्रित किया गया है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, इस विषय पे बात। एक बहुत अच्छी प्रश्न है आज के यूथ के लिए
कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। ये देखिए कोई टेक्निक नहीं है, कोई विधि नहीं है, कोई ये कॉपी करने वाली विषय वस्तु नहीं है। ठीक है? इस पर बात करने से पहले मैं यहाँ जो कुछ भी उद्धरण दूँगा, जो कुछ भी हम एग्ज़ाम्पल्स लेंगे, जो कुछ भी हम यहाँ आपको समझाने का प्रयास करूँगा, वो आर्टिफ़िशियल नहीं होगा। वो ओरिजिनल होगा और वो कहीं न कहीं मेरे साथ घटित हो चुका होगा या मेरे मित्रों के साथ घटित हो चुका होगा। तो एकदम ओरिजिनल चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। सुनी-सुनाई चीज़ों का बिल्कुल मैं यहाँ प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि आप सभी मुझे लग रहा है कि अभी आप कोई पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा है, कोई ग्रेजुएट कर रहा है और स्कूली लाइफ़ को आप छोड़ कर के यहाँ कॉलेज की लाइफ़ को एन्जॉय कर रहे हैं, अध्ययन-अध्यापन के साथ। तो देखिए जब हम स्कूली अपना स्कूल समाप्त करते हैं, स्कूली एजुकेशन समाप्त करते हैं, अ, प्लस 2 समाप्त करते हैं। फिर उसके बाद हम जब ग्रेजुएशन करने के लिए पहुँचते हैं कॉलेजों में, फिर यहाँ से हमें एक चिंता होती है जॉब की, नौकरी की। अभी तक हम कहीं न कहीं अपने एल्डर्स से प्रभावित हुए रहते हैं कि वो जो चाहते हैं, आपको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, आपको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, आपको अध्यापक बनाना चाहते हैं, आपको बैंक में क्लर्क या जो प्रोबेशन ऑफिसर है उसको बनाना चाहते हैं। लेकिन आप यहाँ जब कॉलेज में पहुँचते हो तो आप एक तरीके से सेल्फ डिसीजन लेने के लिए एलिजिबल होते हो और सेल्फ डिसीजन कहीं न कहीं आपके जो आगे की लाइफ है, फ्यूचर है, उसको निर्देशित और नियंत्रित और एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबसे पहले जब हम इस बात करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, तो हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें कई सारी विरोधाभासी बातें, कई सारी चीज़ें निकल के आती हैं। सबसे पहले हमें किसी बात को लेकर के किसी जैसे भी हम कभी किसी से डिसीजन करते हैं, किसी से डिस्कस करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें उसकी बातों को केवल सुनना चाहिए। एज़ इट इज़ इम्प्लीमेंट करने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि मनोविज्ञान की भाषा में अगर हम कहें, तो मनोविज्ञान कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है। ठीक है? तो प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है मतलब प्रत्येक व्यक्ति की कार्य करने की क्षमता, उसके अधिगम की स्टाइल जिसको हम लर्निंग स्टाइल बोलते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने की स्टाइल अलग-अलग होती है, डिफरेंट होती है। तो हम कॉपी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है वो अलग-अलग है। सबसे पहले हमें ये बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमें सबसे पहले गोल को सेट करना होता है और गोल को सेट करना चाहिए कि हमें किस सेक्टर में जाना है, टीचिंग सेक्टर में जाना है, साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है? और ये सेटअप जो होता है, ये सेटअप हम कॉलेज की लाइफ से शुरू करते हैं, जबकि हमें तब तक हमारे लिए बहुत लेट हो चुका होता है। क्योंकि हम कहीं न कहीं स्कूल लाइफ में अपने पेरेंट्स पर, अपने एल्डर्स पर, अपने जो शिक्षक पर आश्रित होते हैं क्योंकि हम डिसीजन ले पाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं, कि हमें एक डिसीजन किस तरीके से लेना चाहिए कि भविष्य में हम कुछ कर सकें। तो इसके लिए महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि बेस हमको शुरू से ही बनाना चाहिए और ऐसा नहीं कि हमें बेस बनाने के लिए बहुत मोटी-मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। देश बनाने के लिए हमें छोटी-छोटी चीज़ें जैसे हमें अपने देश का के साथ इंडियन कल्चर पता होना चाहिए, इंडियन हिस्ट्री पता होना चाहिए, वर्ल्ड कल्चर पता होना चाहिए, वर्ल्ड हिस्ट्री पता होना चाहिए, इंडियन ज्योग्राफी पता होना चाहिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पता होनी चाहिए, इंडियन पॉलिटी पता होना चाहिए, वर्ल्ड वर्ल्ड पॉलिटी पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं। खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये लोग, ये सारी चीज़ें। तो लक्ष्य निर्धारण के बाद जैसे मान लीजिए कि आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब लक्ष्य निर्धारण के बाद जैसे मान लीजिए आपको अध्यापक बनना है, ठीक है? अध्यापक बनने के लिए आपने सेट कर लिया कि हमको अध्यापक बनना है और ये एक बात और जान लीजिए कि जब आप इस उसमें सक्षम होते हैं कि आपने डिसीजन ले लिया तो उस डिसीजन को आपको पूरा करने के लिए आपको पूरी तरीके से रिजिड रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गोल को बार-बार चेंज कर रहे हो। आप अपने लक्ष्य को बार-बार बदल रहे हो। कभी आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो, कभी आप इंजीनियर बनना चाह रहे हो, इस तरीके से नहीं हो पाएगा। चीज़ें आपको एक तरीके से उसके बाद आपने जैसे मान लीजिए अध्यापक बनने का डिसीजन ले लिया, फिर आपके पेरेंट्स, आपके
जो टीचर हैं, आपके एल्डर्स हैं, वो चाहे कितना भी फोर्स करें, आपको अपना डिसीजन नहीं बदलना चाहिए। और तब आपकी भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें टीचर बनना ही है। ठीक है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको लक्ष्य निर्धारण और सही लक्ष्य निर्धारण करने के लिए आप लोगों की मदद कर सकते हो। आप अपनी स्व-मूल्यांकन के आधार पर सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हम वास्तव में कर क्या सकते हैं, किस क्षेत्र में हम बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? तो बेहतर की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है कि हम बेहतर किस क्षेत्र में कर सकते हैं और इस क्षेत्र में हमें अपने फ्यूचर के निर्माण के लिए चीज़ों को करना चाहिए। तो लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण है। अब जब आप गोल सेट कर लेते हो, उसके बाद जो है आपके दिमाग में ये चीज़ आती है कि अब हम गोल निर्धारित कर लिए तो हमें जो है स्टडी मटेरियल कैसे किन स्टडी मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए स्टडी मटेरियल के लिए आप 2 चीज़ें कर सकते हो। एक तो ये है कि आप उस क्षेत्र के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो उस क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षा क्रैक कर चुके हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि हमें किन विषय वस्तु का अध्ययन करना है, किन राइटर्स की बुक्स का अध्ययन करना है, किन पब्लिकेशन की बुक्स का अध्ययन करना है। दूसरी ये है कि उस क्षेत्र में आप अपने अध्यापक से भी सहयोग ले सकते हो या अन्य कोई व्यक्ति जो उस क्षेत्र में कुछ जानकारी रखता है और आपको अच्छी गाइडेंस दे सकता है। देखिए जितनी भी चीजें हैं, उन चीजों में निर्देशन और परामर्श की बात महत्वपूर्ण होती है। ठीक है? अगर आपको शुरू से ही एक अच्छा निर्देशन और परामर्श मिल जाता है तो आप बेहतर कर पाते हो। फिर भी ऐसा नहीं है कि अगर प्रारंभ में आपको निर्देशन और परामर्श ठीक नहीं मिला तो आप नहीं कर कुछ कर सकते हो। क्योंकि हमारी स्कूली लाइफ कहीं न कहीं दूसरे व्यक्तियों पर डिपेंड होती है और हम जब तक सेल्फ डिसीजन ले पाने में सक्षम होते हैं तब तक एक लंबा जो एज है हमारा इस मतलब 10+2 का एज जो होता है लगभग 14 टू 18 इयर्स हो जाते हैं। वो एक लंबा एज निकल जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं के बेस को तैयार करने के लिए। लेकिन फिर भी हमको कोई उसमें परेशान हैरान होने की जरूरत नहीं है। हम फिर भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है? अब उसमें बात आता है कि जब स्टडी मटेरियल आपको पता चल गया कि हमको स्टडी मटेरियल और एक बात और जान लीजिए कि किसी भी विषय वस्तु के लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे नोट्स को इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप कम से कम जैसे कोई भी पेपर है, मान लीजिए कई पेपर है उसमें, तो एक पेपर की कम से कम 2 रेफरेंस बुक और आप जो है उसमें प्रेफर कर सकते हो कि टेक्स्ट बुक्स हो और अच्छे राइटर्स की टेक्स्ट बुक्स हो, रेफरेंस बुक्स हो, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब उसमें कई लोगों की कई तरीके की लर्निंग स्टाइल होती है। जैसे मैं अपना लर्निंग स्टाइल आपको बताता हूँ। मैं कभी नोट्स बनाने में विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है? मैं पहले जो भी चीजें होती हैं उसको जैसे मान लीजिए कि हमको एजुकेशन टेक्नोलॉजी विषय पढ़नी है क्योंकि मैं बेसिकली एजुकेशन विषय से रिलेटेड हूँ, तो मैं उसी का उदाहरण आपको दे रहा हूँ। एजुकेशन टेक्नोलॉजी विषय से विषय की कोई मान लीजिए मंगल एंड मंगल की बुक मुझे पढ़नी है। ठीक है? मोटी बुक है, तो मैं उसको पढ़ जाता हूँ ऐसे सरसरी निगाह से। ठीक है? पूरी किताबें पढ़ लेता हूँ। ठीक है? फिर दूसरी बार जब मैं पढ़ता हूँ, ठीक है? तो पढ़ते समय में जो महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, ठीक है? उस महत्वपूर्ण चीजों को नोटिस करता हूँ। नोटिस करने के बाद उसको हम एक शार्ट नोट बनाता हूँ, शार्ट नोट। ठीक है? एक ब्रीफ ऐसे नहीं कि मैं पूरी किताबों को जो किताबें हैं उस किताबों का पूरा एज इट इज नोट्स बना देता हूँ। फिर उस नोट्स का कोई मतलब नहीं होता है। उन नोट्स के अगर वैसे एज इट इज आपको नोट्स बनाने हैं तो किताबें तो आपके पास सही हैं। फिर नोट्स का क्या मतलब? नोट्स केवल उस इसलिए होती हैं कि आपको कम समय में, ठीक है, कम से कम समय में आप पूरी चीज का रिवीजन कर सकते। और देखिए अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप प्रिपरेशन में हैं तो रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है। रिवीजन महत्वपूर्ण है, ना कि स्टडी के आवर्स महत्वपूर्ण है। ठीक है? आप इसमें 2 चीजें आप विरोधाभासी चीजों को देख सकेंगे कि एक कई सारे लोगों के आप जब बायोग्राफीज पढ़ोगे तो उसमें वो बताएंगे कि हम 16 घंटे पढ़ रहे थे, हम 12 घंटे पढ़ रहे थे, हम 8 घंटे पढ़ रहे थे। मैं कह रहा हूं कि घंटे आवर्स स्टडी आवर्स डज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है? इम्पोर्टेंट क्या है? आप 1 घंटे पढ़िए लेकिन रेगुलर
उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, संगतता होनी चाहिए। ठीक है, आप 2 घंटे पढ़िए। आप अपने कोर्स को जितने भी घंटे पर डे पढ़ने के बाद जो है कंप्लीट कर सकते हो, उतना आपको पढ़ना चाहिए। आपको किसी के लर्निंग स्टाइल को कॉपी नहीं करना, क्योंकि किसी के जो है जो उन्होंने जो स्टेप्स फॉलो कर किए हैं, उस स्टेप्स को फॉलो नहीं करना है। आपको अपना एक अलग ट्रेंड्स विकसित करना है, और वो ट्रेंड्स क्या हो, वो आपके गोल को अचीव करने वाला हो। ठीक है, इसमें आप जो है इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या हो, विषय वस्तु का ज्ञान, नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। सबसे पहले आपको ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए किसी भी कंपटीशन के लिए हमें क्या करना है, उसके गोल हमने तैयार कर लिया। मान लीजिए कि हमको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने हैं, ठीक, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के अब गोल निर्धारित हो गया कि हमको डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। फिर मुझे क्या करनी है, फिर मुझे उसका सिलेबस और एग्जामिनेशन पैटर्न देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें स्टडी मटेरियल कलेक्ट करनी है। ठीक है, और स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के बाद हमको उसका क्या करना है, उसकी स्टडी करनी है। मतलब हमको उसके संबंध में, विषय वस्तु के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना है। ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, उसमें बोध, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कंप्रीहेंशन डेवलपमेंट करना, उसका डेवलप करना है। फिर जो एप्लीकेशन, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, उन चीजों को जो है जैसे हम क्या करते हैं, जो भी कुछ हम पढ़ते हैं, जितनी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं, उतना अच्छा तरीके से उसका रिटेंशन होता है, धारण। ठीक है, और जितनी अच्छी तरीके से हम कोई चीज धारण कर पाते हैं, उतनी अच्छी तरीके से उसका रिकॉल होता है, और जितनी अच्छी तरीके से रिकॉल कर पाते हैं, उतनी अच्छी तरीके से आप किसी का रिकॉग्निशन कर पाते हैं। तो गुड लर्निंग, गुड रिटेंशन, गुड रिकॉल और गुड रिकॉग्निशन। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए, इतना सारी चीजें। तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी आवर्स पर ध्यान नहीं देना है। आपको जो जितने भी समय आपको अपने कोर्स को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाए, उतने के लिए क्या करना है, वो अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो हमें क्या करना है, लेकिन 1 घंटे आप अगर पढ़ रहे हैं डेली, तो उस 1 घंटे में पढ़ना केवल होना चाहिए, उसमें लर्निंग केवल होनी चाहिए। ठीक है, और लर्निंग क्या है, कलेक्शन ऑफ इज नॉट ओनली कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, लर्निंग जो है वह केवल सूचनाओं का संग्रह नहीं है। ठीक है, आज आज बच्चे के सामने कई सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, उसको नंबर अधिक लाने हैं, कैसे भी लाने हैं। और हमारे देश में नकल की भी जो नकल को प्रोत्साहन मिलता है, वो अच्छे नंबर लाने के कंपटीशन में ही प्रोत्साहन मिलता है। अगर हम अच्छे नंबर लाने की जगह पे बच्चे को सीखना अच्छा कराने के लिए प्रोत्साहित करें कि अच्छे तरीके से सीखे। ठीक है, क्योंकि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। आपके व्यवहार को क्या करना है, परिमार्जित करना है अकॉर्डिंग टू योर गोल। ठीक है, आपने जो गोल सेट रखा है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपको लर्निंग करनी है, सीखना करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको, इसके लिए जो है स्टडी मटेरियल आपके पास इकट्ठा हो गए। अब जो है स्टडी मटेरियल हो गए, तो उसको क्या करना है, स्टडी डेली, मतलब स्टडी डेली ऑन रेगुलर बेसिस। आपको जो स्टडी करनी है वो डेली करनी है और रेगुलर बेसिस पे करनी है। ठीक है, इसमें आपको एक चीज और बताते हैं कि इसमें आपका जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, वो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर्स जो होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर होते हैं, वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उसमें आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा कि हमें अपने कंपटीशन, अपने परीक्षा के लिए किन चीजों को कहां से पढ़ना है, या कौन सी चीज किन विषय वस्तु का महत्वपूर्ण रोल होता है इस कंपटीशन में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट भी करने हैं। ये एग्जामिनेशन हाल की विषय वस्तु है और इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
आपको पहले उसके एग्जामिनेशन हॉल के पहले क्या करने हैं, सॉल्व मॉडल पेपर्स। आपको क्या करने हैं, मॉडल पेपर्स को सॉल्व करने हैं, जो मॉडल पेपर्स हैं, ठीक है। आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करते समय इस बात पर भी ध्यान रखना है कि हमें ऐसे चीजों को नोटिस करते चलना है, ऐसे चीजों को जो है अपने नोटबुक में या जहां कहीं भी आप उस चीज को कर सकते हैं, उसको नोट करते चलना है, जो आपको रिवीजन के समय इजीली अवेलेबल हो जाए। क्योंकि आपको टेक्स्ट बुक रिवीजन के लिए टेक्स्ट बुक पूरी तरीके से रटना, देखना, समझना थोड़ा सा रिवीजन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इन चीजों को देखना है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कि आपको करंट की चीजें तैयार करनी है, तो करंट की चीजों के लिए आप कुछ मासिक पत्रिकाओं को जो मंथली आते हैं उनको पढ़ सकते हैं, न्यूज पेपर पढ़ सकते हैं, टीवी चैनल्स देख सकते हैं। कई सारे टीवी चैनल्स हमारे शैक्षिक दर्शन का हिस्सा है, ठीक है। तो उसको विजिट कर सकते हैं। अब इसमें देखना है कि हमें किन कंटेंट को, अपने करंट्स को तैयार करने के लिए किन कंटेंट को देखना चाहिए। अब आप न्यूज चैनल देख रहे हो, तो आपका न्यूज चैनल ऐसा हो, ठीक है, ज्ञान दर्शन हो, ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स से संबंधित हो, ऐसे न्यूज से संबंधित हो, देश विशेष की विभिन्न घटनाओं से संबंधित हो, ठीक है। तो ये सारी चीजों को देखना है, ठीक है। अगर आपको करंट के लिए अन्य चीजों को देखना है तो सबसे स्टैंडर्ड्स बुक जो मासिक पत्रिका है उसमें आप प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड बुक है, इसमें इसके जो स्टडी मटेरियल है इसमें वो बहुत ही अथेंटिक है। तो हमें सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो आप ले रहे हो वो अथेंटिक सोर्स होने चाहिए और अथेंटिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में आप देखते हो कि आप ये पढ़ के तो जाते हो कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ये है, लेकिन वो एग्जाम में गलत हो जाता है। वो क्यों हो जाता है गलत? वो जो है किसी ऐसे सोर्स से आप वो चीजों को कलेक्ट कर लिए होते हैं जो अथेंटिक नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अथेंटिक सोर्स का चयन करना है अपने स्टडी मटेरियल के लिए। अथेंटिक सोर्स और अथेंटिक जो है रेफरेंस बुक, अथेंटिक और रेफरेंस बुक का चयन करना है, ठीक है। आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हो, आप क्रॉनिकल पढ़ सकते हो, ठीक है। आप किसी विशेष अगर चीजों के लिए अध्ययन कर रहे हो तो पर्टिकुलर विज्ञान के लिए विज्ञान प्रगति आती है, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में निबंध लेखन के संबंध में अगर बात करें तो कुरुक्षेत्र आता है, ठीक है। इस तरीके से अगर ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में जो है भूगोल और आप करके आता है। तो इन सारी चीजों का मैं लास्ट में डिस्कशन करूंगा कि कुछ अच्छे बुक्स मैं आपको बता सकूं और कुछ अच्छे स्टडी मटेरियल बता सकूं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो काम आते हैं, जो कॉमन चीजें हैं, ठीक है। वैसे तो स्पेशल हो जाते हैं किसी अन्य मतलब जैसे अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग अलग स्पेशल स्टडी मटेरियल होते हैं, लेकिन जो कुछ कॉमन स्टडी मटेरियल है उसकी मैं चर्चा कर लूंगा, ठीक है। तो ये हमें इन सारी चीजों पर ये ध्यान देना है कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि जैसे शिव खेरा का नाम सुना होगा आपने। शिव खेरा की एक बुक है यू कैन विन, जीत आपकी। उन्होंने उसमें कहा है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, पर काम को अलग ढंग से करते हैं। अलग ढंग से करने का तात्पर्य यही है कि जो है आपके करने में, आप जो कुछ करते हो, ठीक है, वो करने में जो एक न्यू पैटर्न्स क्या है। और अलग, मैंने शुरू में कहा था कि अलग अलग व्यक्ति के करने का, अलग अलग व्यक्ति के पढ़ने का, अलग अलग व्यक्ति के समझने के अलग अलग स्टाइल होती है। और वो जितना डिफरेंट होगा, जितना आपके लिए जो है आप अपनी लर्निंग स्टाइल डेवलप करिए, आप अपनी लर्निंग स्टाइल डेवलप करिए। और आप इस बात पर भी विशेष बल दे सकते हैं कि आप जो आपने जिन लक्ष्य का निर्धारण किया है, वो लक्ष्य जो है, उन लक्ष्य को आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं और उन लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैंने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, ठीक है, कि मुझे आईएएस बनना है, ठीक है,
और उस लक्ष्य के निर्धारण के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लक्ष्य जितने बड़े हों उतने ही आपको एफर्ट करने पड़ेंगे और उतनी ही अच्छी आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, उतनी ही अच्छे मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपके पास होने चाहिए, उतने ही समय, जैसे मैंने कहा कि स्टडी आवर्स का कोई बहुत विशेष रोल नहीं होता है। कोई घंटा कोई व्यक्ति जो है 8 घंटे पढ़कर उन चीज़ों को समझ सकता है, तो कोई जो है उसको 4 घंटे भी पढ़कर उस चीज़ों को समझ सकता है। बस आपकी लर्निंग स्टाइल क्या है और आप जो है अपने समझने के तरीके को किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी, इसमें इन सारी चीज़ों को उसमें ध्यान देना है। ठीक है? इसके बाद जो है आपको विभिन्न व्यक्तियों के जो रीडिंग मतलब बिब्लियोग्राफी, जो बायोग्राफीज को भी आपको क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। बायोग्राफीज को पढ़ने के लिए क्या करना है आप उससे ये आइडिया मिलेगा, आपको मोटिवेट होंगे, आपको इनक्रेज, आप स्वयं को इनक्रेज महसूस करेंगे। देखिए प्रारंभ में क्या होता है, जब हम गोल निर्धारित करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो हमारा जो मोटिवेशनल लेवल होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, बहुत ही जो है अपर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब हम अपने लक्ष्य के तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो उसमें कहीं ना कहीं डर आता है ही, तो आप डिस्करेज होते हो, आप जो है हताश होते हो, निराश होते हो, परेशान होते हो। लेकिन आपको बिल्कुल भी हताश, निराश और परेशान नहीं होना है। शुरुआत में जब कभी हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो हमारा जो है कि ठीक है बस मैं इसको कर ही लूंगा। लेकिन जैसे जैसे आपको पढ़ना, आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू करते हो, अपने लक्ष्य के तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हो, आपको विभिन्न प्रकार की कठिनाइयां अनुभव होती हैं, विभिन्न प्रकार के आपको जो है बाधाएं उत्पन्न होती हैं रास्ते में, और हम उससे क्या होते हैं, हताश होते हैं, निराश होते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन जबकि हमको उन समयों में अपने जो हम सेल्फ मोटिवेट हैं, जो हमें हमारा मोटिवेशन का स्तर है, उस स्तर को और बढ़ाना चाहिए, ना कि जो है उसको जो है घटाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें बाधाएं ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कठिनाइयां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उसमें आपको जो है असफलता का आभास ना हो। ठीक है, कई सारे सफल व्यक्ति के पीछे, कई सारे जो सफल व्यक्ति हैं, जिनको आप सफल व्यक्ति मानते हो, वो भी कई सारी असफलताओं के दौर से गुजर चुके हैं। ठीक है, तो असफलताओं के दौर से परेशान नहीं होना चाहिए, और सफलताओं के दौर में जब आप सफलता के दौर में हो तो उसमें जो है आपको जो है अपने आपको बैलेंस करना चाहिए, और निरंतर आपको क्यों अपलिफ्ट की तरफ सोचना चाहिए कि हम क्या कुछ कर सकते हैं, हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। तो जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात कर रहे होते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की बात कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे पहले इसी बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण है। उसके बाद लक्ष्य निर्धारण के बाद हमें अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करना चाहिए। स्टडी मटेरियल कलेक्ट करने के बाद, लक्ष्य निर्धारण के बाद मुझे संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस को देखना चाहिए। ठीक है, सिलेबस के साथ ही हमें एग्जामिनेशन पैटर्न को भी देखना चाहिए। एग्जामिनेशन पैटर्न के बाद मुझे स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना चाहिए, और स्टडी मटेरियल के कलेक्शन में इस बात को सदैव ध्यान रखना चाहिए कि जो भी स्टडी मटेरियल आप कलेक्ट कर रहे हो, उस स्टडी मटेरियल को कलेक्ट करने में जो ऑथेंटिक रिसोर्सेज हैं, जो ऑथेंटिक और रेफरेंस बुक्स हैं, उनका कलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो उसके बाद जो है उसका प्रिपरेशन करना चाहिए। हमने अक्सर देखा है, मुझसे ही लोग कहते हैं, ठीक है, तो मैं तो लगातार कई बार नेट JRF हूँ, तो मुझसे लोग कहते हैं कि नोट्स अवेलेबल करा दीजिए, नोट्स दे दीजिए अपना। कभी भी कि दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए, इस बात को आप ध्यान रखें। कभी भी किसी दूसरे का नोट्स आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए?
क्योंकि जैसे मैं ही ले लूं, मैं अपने नोट्स में जो नोट्स बनाता हूं उसमें कुछ ट्रिक डालता हूं, ठीक, लिखना कम पड़े और हम जो है लिखे कम, समझे ज्यादा। अब बताइए, अगर आप मेरा नोट्स लेते हो तो आप जो है उस ट्रिक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? वो तो आप वही चीज देख पाओगे जो लिखी है। जबकि मैंने क्या किया उसमें, मैंने लिखा कम है और मेरे समझ में ज्यादा आ रहा है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ट्रिक डाल रखी है। दूसरा, एक तो पहला कारण ये हो गया कि दूसरे के नोट्स नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरा कारण मैं बता रहा हूं आपको, दूसरा नोट इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि जब आप टेक्स्ट बुक एक बार पढ़ते हो, ठीक है, उसके बाद स्वयं का नोट्स बनाते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका रिवीजन हो जाता है और बहुत सारी चीजें आपको क्या होती हैं, आपको तैयार हो जाती है। तीसरी बात कि दूसरे का नोट्स क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? दूसरे का नोट्स इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि जब आप नोट्स को, स्वयं के नोट्स को तैयार कर रहे होते हो तो उसमें जो है, उसमें जो अपने स्वयं की राइटिंग है, जब आप स्वयं उस चीज को तैयार कर रहे हो तो स्वयं की राइटिंग में उसको जो है आप रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाते हो। जब स्वयं आप उस चीज को लिखे रहते हो, नोट्स बनाए रहते हो, तो उसका रिवीजन आप बहुत अच्छी तरीके से और सारभर गर्भित तरीके से कम समय में अच्छा प्रेजेंट कर पाते हो। ठीक है, तो तो ये चीजें शशि दर्शन जी, महत्वपूर्ण है। आप बड़ा अच्छा तरीके जी से समझा रहे हैं, रोकने का मन तो नहीं कर रहा है हमारा, लेकिन मैं चाह रहा था कि कुछ अगर बच्चों के सवाल ले लिए जाएं जी, बिल्कुल तो बिल्कुल मेरे ख्याल बिल्कुल। से आपको और आसानी हो जाएगी बताने में। जी बिल्कुल। तो बच्चों से सवाल आमंत्रित हैं, जो भी बच्चा कोई सवाल पूछना चाहे वो पहले अपना नाम और क्लास बता के सवाल पूछ सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम, ऑल द स्टूडेंट्स who wanna ask anything from our expert Mr. शशि दर्शन त्रिपाठी। किसी को कोई सवाल पूछना है या कोई कुछ जानना चाहता है? तो आप अपना माइक अनम्यूट करके, पहले अपने माइक को अनम्यूट करें और उसके बाद आप अपना नाम और क्लास बता करके सवाल पूछ सकते हैं। तो एक सवाल तो मैं आपसे पूछ लूँ छोटे भाई, मैं ये चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अभी आपने बताया कि हम एक लक्ष्य निर्धारित कर लें और उसी की तरफ चढ़ें। क्या आजकल बच्चों का ये मानना है कि अगर हम इधर नहीं कामयाब हो पाए तो उधर कामयाब हो जाएंगे, इधर ये नहीं हो पाया तो हम उधर कुछ ना कुछ हो जाएगा, और सिविल नहीं हो पाया तो कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाएंगे, वरना बेसिक में लग जाएंगे। तो क्या कोई बी प्लान भी चलता रहना चाहिए साथ साथ? देखिए, अगर बी प्लान चल रहा है आज, अगर वो आप अपना अनम्यूट कर, म्यूट कर लीजिए। जी अगर आप बी प्लान लेकर साथ चल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आज जो है जॉब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा मात्रा में है और अनएम्प्लॉयमेंट भी एक कारण है। तो हम जनरली देखते हैं कि बी प्लान हमको लेकर चलना मजबूरी हमारी होती है। लेकिन बी प्लान अगर हम लेकर चल रहे हैं तो हमें ये डिसाइड करना कि व्हाट इज योर प्रेफरेंसेज। ठीक है, मतलब ये कि ए प्लान जो है, जो आपका ए प्लान ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका बी प्लान ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमें, जैसे हम क्या करते हैं कि कभी कभी सिविल सर्विसेज की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं कि बीएड कर रखे होते हैं, ठीक है, वो सिविल दे रहे हैं, प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, आरओ दे रहे हैं, एआरओ दे रहे हैं, ठीक है, जो है इसमें पीसीएस में भी कैसा है उसमें दे रहे हैं, लेकिन उसमें क्या कर रहे हैं, वो टेट भी दे रहे हैं, टीटेट भी दे रहे हैं, सुपर टेट में भी बैठ रहे हैं, ठीक है, वो पीजीटी भी दे रहे हैं। जी। तो देखिए, उनको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप बी अगर प्लान कर रहे हो तो बी प्लान करने का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं इस बात से जो है आप पहले से ही यह बात आपके अंदर है कि शायद मैं इसमें
सफल ना हो पाऊं, शायद मैं इसमें सफल हो। शिव खेरा की एक बात और मुझे ये ध्यान आती है, वो कहते हैं कि किसी चीज में सफलता अ, आपके नजरिए पर डिपेंड करती है, ठीक है। जी जी किसी जी। भी कार्य में सफल होना या असफल होना आपके नजरिए पर डिपेंड करता है, ठीक है। मैंने कभी भी प्लान लेकर नहीं चला, और अपने परिवार के विरोध के बावजूद, ठीक है, मैंने अपने घर में आर्ट स्ट्रीम, मैं इकलौता ऐसा अपने घर से हूँ जो आर्ट स्ट्रीम पढ़ा। और आर्ट स्ट्रीम पढ़ने के बाद जो है, जनरली ऐसे होता है कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो आर्ट स्ट्रीम पढ़ता है और उसको बहुत ही जो है नकारा या कमजोर माना जाता है कि कमजोर है ये पढ़ने लिखने में, तभी आर्ट स्ट्रीम ले लिया है, ठीक है। कभी मैंने अपने स्वयं की योग्यताओं क्षमताओं पर ध्यान दिया और स्वयं अपना डिसीजन पर रिजिट रहा। और उस डिसीजन को, क्योंकि जब आप अपने स्वयं के डिसीजन पर रिजिट होते हैं तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि आप कभी अगर फेल हुई तो आपको अभी 2 सुननी पड़ती, तो आप 4 सुननी पड़ती थी, ठीक है। तो आपको, हमें क्या होता है, हमें जब अपनी स्वयं का डिसीजन लेते हैं तो हम जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक बढ़ जाती है कि हम उसको करके दिखाएंगे, और वह जो है आपके गोल को जो आपने निर्धारित कर रखा है, सेट कर रखा है, उसको अचीव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। तो बी प्लान तो मुझे नहीं लगता है कि लेकर चलना चाहिए। अगर आप ए प्लान ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है, तो जी और जिस तरीके से भी आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको मिलेगा ही। बिल्कुल सही। और किसी को कोई सवाल? ये तो मेरा सवाल था। और कोई कुछ? ये एक मुजम्मिल अली सिद्दीकी के फ़ोन से शाजिया, बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं हमारी ये, और जी काफ़ी मेहनती हैं। शाजिया, पूछो बेटा। सर मैं शागिद थर्ड ईयर से बात कर रही हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह मैं अभी साजिया बीएससी कर। साजिया साजिया जी। अ, भैया आप अपना माइक अनम्यूट कर दिए। हाँ शाजिया बोलो। आदर्श, हाँ हाँ आदर्श मैंने। भैया, हाँ बस ठीक, हाँ हाँ आप बोलो। सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल में यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ, और जैसे कि मेरा बैकग्राउंड बीएससी थर्ड ईयर में बीएससी कर रही हूँ ज़ूलॉजी और बॉटनी से। तो इस तरह से मुझे ग्राउंड लेवल से शुरू करना होगा, तो मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए बेटर है? यूपीएससी की तैयारी करना चाह रही है कि यूपीपीएससी की? सर यूपीएससी। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आपको ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देंगे? इनका ये सवाल है, शशि दर्शन का ये सवाल है कि ये जी चाहती हैं कि ये बीएससी फाइनल जूलॉजी बॉटनी से हैं, और ये आगे जो है वो सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हैं, तो इनको दरअसल क्या करना चाहिए? दरअसल इनको सबसे पहले प्री जो प्री के प्रिपरेशन के लिए जो है फोकस करना चाहिए, ठीक है। और प्री के प्रिपरेशन के लिए फोकस करने के लिए आपके पास जो है कई सारे स्टडी मटेरियल की जरूरत पड़ेगी। पॉलिटी की जरूरत पड़ेगी, सी सेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, हिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी, ज्योग्राफी की जरूरत पड़ेगी, करंट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की जरूरत पड़ेगी। तो इनका प्रिपरेशन करना महत्वपूर्ण है होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे पहली बाधा को हमको ध्यान में रखना होगा। इसके लिए जो है आप कुछ टेक्स्ट बुक्स का जो है, अब तो आपके किसी भी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल होना बहुत ही आसान हो गया है। दूसरी बात है कि आपके पास कई सारे यूट्यूब चैनल भी अवेलेबल हैं, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि यूट्यूब चैनल ऐसे ही देखने हैं, या किसी भी स्टडी मटेरियल अपने स्टडी के लिए किसी भी ऐसे कोर्स का चयन करना है जो ऑथेंटिक हो और जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देने वाले हो, ठीक है। जैसे आप करंट के लिए दृष्टि की चीजें, दृष्टि पब्लिकेशंस की जो चीजें, दृष्टि कोचिंग भी है, इसको आप एफर्ट कर सकते हैं। फिर एक यूट्यूब चैनल है ओनली आईएएस करके, ठीक है, ओनली आईएएस करके यूट्यूब चैनल है, उसको आप विजिट कर सकते हो। इसमें 2 तरीके की चीजों को बताते हैं। एक तो प्रीलिम के लिए
प्रीलिम बूस्टर के नाम से वो वीडियोस डालते हैं, और एक एडिटोरियल जो मेंस के लिए होता है, खासकर एसे राइटिंग्स के लिए होता है, ठीक है। और इसमें वो डेली 2 वीडियोस डालते हैं, ठीक है। और इसमें आप बाजीराम आईएएस करके एक ऐप आता है, बाजीराम आईएएस करके एक ऐप आता है, जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हो। खासकर ये तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। अब आपको ये चयन करना है कि यूपीएससी में आपका मीडियम क्या होगा, इंग्लिश और हिंदी। तो उसको तो आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। तो ये बाजी नहीं, वाजीराम आईएएस है। ये ऐप एक है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन इसमें डेली 10 क्वेश्चन करंट के डालते हैं ये, जो कि हिंदी में होता है, ठीक है। आप मैगजीन में मैंने पहले ही बताया था, प्रतियोगिता दर्पण का डेली मंथली आता है, फिर ये वार्षिकी भी आती है और अर्धवार्षिकी भी आती है। तो आप इसको इन तीनों को अध्ययन कर सकती हैं। इसी के तरीके से एक क्रॉनिकल भी आती है, उसको आप कर सकती हैं, ठीक है। और फिर क्योंकि हिंदी के लिए आप हरदेव बाहरी और पीएन पांडे की बुक्स को देख सकती हैं, ठीक है। घटना चक्र की बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं, लेकिन घटना चक्र को यूपीएससी में नहीं, यूपीपीसीएस या यूपीएससी तक सीमित रखें तो ज्यादा ठीक रहेगा। ज्योग्राफी में आप भौतिक भूगोल के लिए सविंद्र सिंह की किताबों का अध्ययन कर सकती हैं। और जो है थॉट्स के लिए, ज्योग्राफिकल थॉट के लिए वीसी जॉर्ज की किताबों का अध्ययन कर सकती हैं। इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए आप जगदीश सिंह और काशीनाथ सिंह की किताबों का अध्ययन कर सकती हैं। इकोनॉमिक जो है ज्योग्राफी है, एचएस गर्ग की किताबों का अध्ययन कर सकती हैं। और कांगसपीडिया एक आती है ज्योग्राफी के लिए। कांगसपीडिया जो स्पेशल ज्योग्राफी होती है, स्पेशल मतलब वो सारे का कंबाइंड होता है, ठीक है, सारे की कंक्लूज कर होती है। तो कांगसपीडिया के लिए की जो है मतलब किताबों का अध्ययन है, जो कि श्रीराम कांगस हैं, उसके राइटर श्रीराम कांगस, उसका अध्ययन कर सकती हैं। इसके बाद जो है आप वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए भी कांगस जी का है बुक्स, इसको अध्ययन कर सकती हैं। भारत के भूगोल के लिए, इंडियन ज्योग्राफी के लिए आरसी तिवारी की बुक है। पॉपुलेशन ज्योग्राफी के लिए एस डी मौर्य की है। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी के लिए आर.डी. दीक्षित की बुक है। और जो है संसाधन भूगोल के लिए डॉक्टर यूवी सिंह की किताबों का अध्ययन कर सकती हैं। तो उसके बाद जो है आप अगर मतलब पॉलिटी की देखें तो यम लक्ष्मीकांत की बहुत अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए यम लक्ष्मीकांत। और इसमें जो है एक और है कॉस्मस पब्लिकेशन, जो ज्योग्राफी की ये खासकर वनडे एग्जामिनेशन के लिए निकलता है, ये भी अच्छी आती है। और एक आप पत्रिका, मासिक पत्रिका भूगोल और आप ज्योग्राफी के लिए कर सकती हैं। पॉलिटी में यम लक्ष्मीकांत के अलावा आप एम सी ग्रोहिल की इकोनॉमिक्स की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, ये सब आती हैं, इसका अध्ययन कर सकती हैं। अगर इकोनॉमिक्स में आप अच्छी चीजों का अध्ययन करने चाहें टेक्स्ट बुक्स में, चाहे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, इंडियन इकोनॉमिक्स हो, या फिर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, तो एम एल झिंगन की किताब अच्छी है, उसका ले सकती हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लक्ष्मीकांत और सुभाष कश्यप दोनों का प्रयोग कर सकती हैं। और इसी में स्पेक्ट्रम भी आता है, तो स्पेक्ट्रम एक कंक्लूड स्टडी मटेरियल आपको देगा, उसका कर सकती हैं, ठीक है। और जो है भारत, मैं तुम्हारा नंबर शशिदर्शन शाजिया को दे दूंगा, तो ये तुमसे और भी संपर्क कर लेंगी। और मेरे ख्याल से जितना आपने बता दिया यही बहुत है। शाजिया, आप को समझ में आ गई बात? जी सर, मैंने नोट कर लिए, आपने जो भी मटेरियल बताया मैंने नोट कर लिया। हाँ, और बाकी आप मुझसे इनका शशि भाई का नंबर ले लेना, तो आप इनसे पर्सनल भी कांटेक्ट कर सकती हैं और इनसे हेल्प ले सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये था कि उसमें आप यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं, तो करना चाह रही हैं, तो क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं, बेल्ट से हैं, तो इसके लिए एक जो ट्रेंड्स है कि जो है हिंदी भाषी प्रदेशों का जो है चयन प्रभावित होता है, और पिछले कुछ अगर सालों से देखें तो लगातार प्रभावित हो रहा है। लेकिन क्योंकि हमारा माइंड सेट इस तरीके से नहीं होता है,
कि हम जो है उस लेवल की प्रिपरेशन को जो बिना किसी सहयोग के कर सकें। लेकिन आप उन सारी चीज़ों को कर सकती हैं और अगर एफर्ट करें तो आप कोचिंग को भी कर सकती हैं। कोचिंग का सहयोग ले सकती हैं। और सबसे पहले मुझे प्री पर इसलिए मैं ध्यान देने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि जो है अगर प्री आपका क्रैक हो रहा है तो मेंस में, क्योंकि मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं एडिटोरियल्स को लिखने के लिए और जो निबंध है लिखने के लिए आता है, और आप उसके सिलेबस को पहले डाउन वेबसाइट से ले लें। सिलेबस की प्री मेंस और इंटरव्यू के सिलेबस क्या है, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकती हैं। और कोई सवाल, कोई कुछ पूछना चाहता है? यस सर। यस कौन? पहले अपना नाम बताओ। सर, आई एम अनामिका, हेलो, बीएससी तुम्हारा अनामिका, हाँ बोलो। सर यूपीएससी के लिए मतलब कि 9 12th की बुक्स बेस कंप्लीट करने के लिए ज्यादा better होती है। तुम्हारी बेटा एक आवाज नहीं आ रही है। नहीं नहीं नहीं, आप जो है अपना अनम्यूट कर लें। हाँ, अब बताओ, बताओ बेटा। सर यूपीएससी क्लियर करने के लिए बेस मतलब कंप्लीट करना है अगर, तो उसके लिए 6th to 12th क्लास की बुक्स ज्यादा इम्पोर्टेंट कहते हैं होती हैं बेस देखो कंप्लीट करने के लिए। बेस कंप्लीट करने के लिए जो आप अभी तक पढ़े हो वो बेस में ही काम आएगा। लेकिन फिर भी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक्स हैं वो जो है काफी रिच मटेरियल अवेलेबल कराती हैं, तो उसमें आप एनसीईआरटी के बुक्स को देख सकती हैं। इसके अलावा भी कई सारी ऐसे बुक्स अवेलेबल हैं जो बेस को करती हैं। बौद्धिक पब्लिकेशंस के वो जो बुक्स हैं, ठीक है, वो भी बेस को ही करते हैं। आप बेस को कंप्लीट मतलब बनाने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए लूसेंट्स की बुक्स को आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन, और वो सब आप करते रहे हो, ठीक है। तो एनसीईआरटी की बुक जो है बेस के साथ साथ है आपको जो है एक डीप इंफॉर्मेशन देने के लिए, एक सार गर्भित जानकारी देने के लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो यहाँ पर हमारे एक स्टूडेंट हैं विवेक सक्सेना, जो एक इंटर कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और एमएससी बॉटनी हैं और टीटी वगैरह सब क्वालिफाई हैं। वो बहुत ही ब्राइट स्टूडेंट हैं, वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। विवेक प्लीज। जी, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर हाल ही में यूपीपीएससी ने सर लेक्चर की वैकेंसीज अनाउंस की हैं सर, तो उसमें वो प्री और मेन दोनों पेपर्स कराएंगे। और प्री में जो मैंने पढ़ा है सर, उसमें लिखा हुआ है कि 120 क्वेश्चंस आएंगे, 80 रिगार्डिंग सब्जेक्ट होंगे और 40 सर जनरल होंगे, जनरल साइंस जीएस के होंगे, जैसे कि यूपीपीएस पीसीएस प्रीलिम्स में आते हैं सर। तो क्योंकि सर सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान रहता है हम लोगों का, तो उन 40 क्वेश्चंस के लिए सर कम समय में बेहतर तैयारी हो सके, ऐसा कुछ सर एडवाइस कीजिए। देखिए उस 40 क्वेश्चंस के लिए जो कम समय में बेहतर तैयारी की बात हो रही है, जी सर, तो यूपीपीएससी जो है अभी इसी बार से अपने एग्जामिनेशन पैटर्न को चेंज किया है रिगार्डिंग जीडीसी जीआईसी लेक्चरर्स। जी सर, जी सर। तो उसमें पहली बार ये हुआ है, पहली बार उसमें प्री और मेंस कर दिया है। अभी तक क्या होता था कि वो प्री की जगह पे स्क्रीनिंग कराते थे, और स्क्रीनिंग के पास बाद वो जो है सीधे इंटरव्यू कराते थे, ठीक है। अब और एक बात और जान लीजिए कि स्क्रीनिंग का नंबर उसमें इंटरव्यू में ऐड नहीं होता था, वो इंटरव्यू के नंबर के अकॉर्डिंग ही जो है परीक्षा फल घोषित होते थे। लेकिन अब की बार जो किया गया है उसमें प्री मेंस कर दिया गया है। प्री पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें निगेटिव मार्किंग जोड़ा गया है। एक बात और, जितने भी हमारे लिसनर्स हैं सभी लोग ध्यान दें कि जो है अब लगभग सभी एग्जाम में जो है यूपीपीएससी ने नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई कर दिया है 1/3, ठीक है। तो प्री में तो इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग ली है आपके। दूसरा क्या है, दूसरा आपका जो है रिटन होगा।
ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मोड में होगा, जिसमें निबंध वगैरह सारी चीजें। हाँ जी सर, उसमें भी तो सर थोड़ा आपको सा प्लीज एडवाइस कीजिएगा कि अगर फ्री हो जाए तो फिर हिंदी के लिए जो 300 मार्क्स का पेपर है सर, वो भी थोड़ा सा बता नहीं, दीजिए। वो सारी चीजें होंगी। मैं प्री के लिए जो आप स्टडी मटेरियल की बात कर रहे हैं, जीएस जी की पोर्शन की, जी सर जी। ठीक है अगर आपको स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना है और जीएस पोर्शन को देखना है, तो हमें 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। जी सर। एक तो ये कि जब भी जिस भी सेशन में एग्जाम होते हैं, ठीक जी है, सर। जैसे मान लीजिए कि अभी 2021 है, ठीक है, जी तो हमें क्या करना होता है कि 2020 पूरा, ठीक है, 2020 पूरा और 2021 जिस भी मंथ में जी एग्जाम हो रहे हैं, उसके जी 2 जी महीने पहले का जीएस जी बहुत महत्वपूर्ण बहुत जी महत्वपूर्ण होता है। उसमें ये जी इस बात को देखना चाहिए कि हमारे पास हम पहले भी बताए थे कि प्रतियोगिता दर्पण जो है, प्रतियोगिता जी दर्पण जी क्या नाम है, पर मंथ, जी ठीक है, जी जी पर मंथ जो है प्रतियोगिता दर्पण आप खरीदिए। प्रतियोगिता दर्पण जितना एथेंटिक जो है मंथली जो जीएस के लिए जी 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 कोई मैगजीन नहीं है, ठीक है। जी दूसरी बात जी है, जी आप जीएस की तैयारी के लिए कुछ यूट्यूब चैनल्स को भी आप फॉलो कर जी सकते हैं। जी यूट्यूब चैनल को जी फॉलो जी करने, अब उसमें ये आपको देखना है, आपको स्वयं डिसाइड करने हैं कि जी यूट्यूब चैनल आपके कौन से हैं, ठीक है। जी सर। सर अगर स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीएस इस पे सर कितना ध्यान देना होगा, स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीएस पर? जी सर जो स्टैटिक जीके है या स्टैटिक जीएस है, उस पे ज्यादा ध्यान दें या करंट पे ज्यादा ध्यान दें? नहीं, देखिए हमें करंट पर ज्यादा और अच्छा उस अच्छा पर स्टैटिक पर कम, ठीक अच्छा है, सर, ओके सर, क्योंकि ओके सर। दोनों तरीके से प्रश्न आना है। लेकिन अगर हमने पहले भी कहा था कि इस तरीके की अगर हमें देखना है, तो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं के जी बारे में जी देखना होता है, तो सबसे पहले मेरी दिमाग में ये आता है, जी मेरे दिमाग में जी आना भी जी चाहिए जी कि हमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन पेपर जी सर को विजिट जरूर करना जी चाहिए, सर जी सर ठीक है। जी सर और इसके लिए डीजीपी वाले निकालते हैं, जी प्रीवियस जी ईयर जी डीजीपी की पब्लिकेशंस के निकालते हैं, और जी इसमें कुछ और पब्लिकेशन शायद घटना चक्र भी निकाल रहा है, जी ठीक है। सर जी तो सर आप जी सर मार्केट में अवेलेबल हैं, और लेकिन जी मार्केट में इतने सारे बुक्स अवेलेबल हैं, इतने सारे मैगजीन अवेलेबल हाँ जी हैं सर, हाँ कि जी सर कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होती है। जी सर, तो वही हमें एग्जैक्टली बिल्कुल वही। भी कंफ्यूज जी नहीं होना है, जी यूट्यूब सर चैनल्स को लेकर भी कंफ्यूज हमको नहीं होना है, ठीक है। जी सर हमें जैसे मैंने बताया कि दृष्टि जो जी है, जी ठीक जी है, जी दृष्टि की जो यूट्यूब चैनल है वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन देती है, ठीक है, जी बहुत ही सारगर्भित चीजें होती है उनकी, जी तो जी उसको देख लेना है। और जी सर स्टडी विद राकेश करके एक है, मतलब आप उसको जी कई सारी चीजों का देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। जी ठीक है, तो थैंक यू शशि सर, भैया, थैंक यू सो मच। मुझे लगता है कि आपने काफ़ी अच्छे खासे समय तक आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन बच्चों को शेयर की, और निसंदेह बहुत ही कुछ उपयोगी जानकारियाँ। दो बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगीं, जो मैं खुद अपने सभी बच्चों से कहता हूँ। एक तो ये कि एनसीईआरटी को जितना फॉलो कर सकते हो करो। जब तक आप 9, 10, 11, 12 में हो, पूरा एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए एनसीईआरटी जी एनसीईआरटी को फॉलो करने में एक फायदा ये भी है कि हमें एक ऑथेंटिक कंटेंट अवेलेबल हो जाता है। दूसरा ये कि हमारा जो अभी प्राइवेट पब्लिकेशंस के जो हम बुक लेते हैं, उसमें जो हम एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, वो इन्वेस्ट हमारा बच जाता है, जी जी ठीक जी है। तो जी और हमने देखा है कि चाहे वो छोटे से छोटे एग्जामिनेशन हो, चाहे बड़े से बड़े एग्जामिनेशन हो, उसमें एज इट इज तो नहीं पूछता है, प्रश्नों को एज इट इज तो नहीं पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड होते हैं। तो अगर आप जी। एनसीईआरटी को फॉलो किए हैं, तो आपको बेहतर सहयोग मिल सकता है। हाँ, बल्कि हमारे यहाँ बॉटनी में तो, बायोलॉजी में तो आप समझिए कि एज सच लाइन की लाइन रखी होती है। मैं हायर पीसीएस आईएएस में भी मैं देख चुका हूँ। तो एक तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि ये बात आपने हमारी बात को एंडोर्स किया। दूसरी बात ये रेगुलर स्टडी जो आपने कहा कि पढ़ाई को रेगुलर करना आवश्यक है। एक बार में 10 घंटे ना भी पढ़ पाएँ तो रोज़ 2 घंटे पढ़ना आवश्यक है। नहीं, 10 घंटे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो ये रेगुलर स्टडी और एनसीईआरटी को फॉलो करना, ये दो। जैसे मैं भैया मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं आपको बताऊं कि जब मेरा लगातार 3 बार मैंने एग्जामिनेशन दिया इसका नेट का, और मेरा नेट भी नहीं निकल रहा था,
तो मेरे कुछ मित्र और सीनियर्स जो जिनका जेआरएफ निकला हुआ था, वो कह रहे थे कि ये तो इसके लिए 8 घंटे 10 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? और मैं आपको बताऊँ, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी 8-10 घंटे नहीं पढ़ाई की, लेकिन ये है कि मैं रेगुलर जो है चीज़ों को विज़िट करता था, चिंतन करता था, सोचता था, समझता था और अपना इवैल्यूएशन करता, सेल्फ इवैल्यूएट करता था अपने आप को कि मेरी तैयारी कहाँ तक हो गई है। जी, तो इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि स्टडी आवर्स पर ध्यान देना। जी, जी। तो आज इस मोटिवेशनल सेशन में आपने जो अपना कीमती समय हमारे बच्चों के साथ शेयर किया और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। मैं अपने विभाग की तरफ से, अपने स्टूडेंट्स की तरफ से, अपने महाविद्यालय की तरफ से आपका बहुत-बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से आपकी लंबी और स्वस्थ आयु की कामना करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी आप हमारा इसी प्रकार से निमंत्रण स्वीकार करते रहेंगे और बच्चों की शंकाओं का समाधान करते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। जी, प्रणाम।